एवरीवन। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूपी पीसीएस का पेपर है आपका 22 दिसंबर को। एंड किसी भी एग्जाम में पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर यूपी पीसीएस। काफी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन रिपीट ना हो तो वो इनडायरेक्टली मिलते हैं। तो वी विल ट्राई कि हम 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 साल के क्वेश्चन पेपर लगा के जाएं। आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर यहाँ सॉल्व हो रहा है और आपको देख के जाना है। तो पहला है आपका क्वेश्चन, ये देखो। पहला तो ये है कि जिसको ऑब्जेक्शन लगे, जो भी आंसर्स हैं वो ऑफिशियल आंसर की के साथ हम मैच करवाएंगे। तो आई हैव ऑफिशियल आंसर की और हम उसके हिसाब से ही देखेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो, पार्ट्स, पार्ट दिया है, ठीक है, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें सारे पार्ट पता होने चाहिए। पार्ट 1 क्या होता है? पार्ट 1 होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 क्या होता है? सिटीजनशिप। पहले यूनियंस और उसकी टेरिटरी आएंगी, फिर हमें कहीं रहने के लिए सिटीजनशिप चाहिए, फिर अगर हम सिटीजनशिप हैं तो हम अपना फंडामेंटल राइट क्लेम करेंगे, फिर स्टेट जो है वो अपनी ड्यूटी प्ले करेगा, पार्ट 4 डीपीएसपी। उसके बाद 4A, जब हमारा डीपीएसपी हो जाएगा स्टेट की ड्यूटी, तो सिटीजन अपनी फंडामेंटल ड्यूटी प्ले करेंगे। उसके बाद 5 में आएगा आपका यूनियन। अब देखो, 5 में यूनियन आएगा, 6 में आएगा स्टेट, क्योंकि यूनियन के बाद स्टेट आता है, और सेवंथ में आएगा स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। तो पार्ट 7 डिलीट हो गया है, पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। उसके बाद आपका आएगा पार्ट ए, ठीक है। 1 में यूनियन आया, सेकंड में सिटीजनशिप, थर्ड में फंडामेंटल राइट, फोर्थ में डीपीएसपी, फोर्थ में फंडामेंटल ड्यूटी, 5 में आया आपका यूनियन, 6 में आया स्टेट, 7 जो स्टेट है पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के। उसके बाद आपका पार्ट 8 आएगा, तो पहले यूनियन हुआ फिर स्टेट हुआ। यहाँ से आप देखिए 5, 6, 7 यूनियन स्टेट, 7वां डिलीट हुआ, तो यूनियन और स्टेट के बाद क्या आता है? ड्यूटी, है ना। फिर पार्ट 9 आपको पता होगा, पंचायत। और पार्ट 9th ए, पार्ट 9 में होगा पंचायत, और 9th में क्या आता है? म्यूनिसिपालिटीज। और पार्ट 10 आपको पता होगा, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 10 में जो है वो आपकी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया आएंगे। अब देखो, यहां से आपको पता चल गया कि 5वें में यूनियन हुआ, 6वें में स्टेट हुआ, 7वें में और 8वें में यूटी हुआ। 9वां और 10वां आपको पता होगा कि 9वां पंचायत का होता है, 9th म्यूनिसिपालिटी का होता है, और 10 होता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया का। अब देखो, 11, 12 हमें कैसे याद करना है कि 11 अगर यूनियन और स्टेट हमने देख लिया और शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया हो गए, तो अब रिलेशन होगा 11 से, क्या होगा कि रिलेशन होगा, ठीक है। अगर कोई रिलेशन बनता है तो 11, जहां घर में मुंह दिखाई या कुछ होती है, तो 11 रुपए दे के शुभ किया जाता है, तो 11 में आ जाएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। फिर अगर रिलेशन बन गया तो ट्रेड कॉमर्स होगा, 12 में क्या आ जाएगा आपका? अगर रिलेशन बन गया तो पैसे की बात होगी, है ना, विच इज इलीगल, लेकिन याद करने के लिए। 12 में आपका आ गया फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट। फिर 13 उसी पैसे से क्या होगा? ट्रेड होगा, ट्रेड कॉमर्स। फिर 14, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कई लोगों का सपना होगा वो 14वीं रैंक लाए, तो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। और ट्राइब्यूनल्स पता है क्यों बने होते हैं? तो 14 में हो जाएगा सर्विसेज, और उसी सर्विसेज के लिए ट्राइब्यूनल उसके ए में बने होंगे, ठीक। 15 में क्या आ जाएगा आपका? इलेक्शंस। 16 में आ जाएगा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। और 17 में आ जाएगा आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, और 18 में आ जाएगा आपका इमरजेंसी। अब देखो, यूनियन किस में दिया है? पार्ट 8 में दिया हुआ है। ट्राइब्यूनल किस में आता है? पार्ट 11 है। ट्राइब्यूनल अभी हमने देखा पार्ट 14A में आता है, तो पहले का सी क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड,
हमें मैच करना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 में आता है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका वो आर्टिकल 338 में आता है। फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है सॉरी, पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता होगा आर्टिकल 315 में आता है। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल में आता है? 338 में। 338 में 3 आर्टिकल होते हैं। 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। 338 ए में आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो आप मिला लो। आर्टिकल 324 आपका कौन था? इलेक्शन कमीशन वाला। ए का हो गया 4, तो इसका ए का हो गया 4। बाकी ए के साथ 4 किसी में है नहीं, बी सही है। पूरा देख के बनाया करो, ठीक है। Consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. तो पहला इसमें कह रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार जब मिली थी, फर्स्ट मेट है, पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को मिली पहली बार, और उसके बाद लगभग 1.5 साल बाद उसने एक ड्राफ्टिंग कमेटी इस्टेब्लिश की 29 अगस्त 1947 को। ये यूपीएससी 2022 में भी आ चुका है। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी किसके अंतर्गत थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और उस ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद फाइनल प्रेसिडेंट बने। ठीक, अगर आ गया आपका एग्जाम में। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। पहला देखो है कि डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। तो अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इनेक्ट इफेक्ट में कब आया था आपका? 26 जनवरी 1950 को। अब हमें स्टार्टिंग से लास्ट में अरेंज करना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार मिली थी 9 दिसंबर 1946, पहले चौथा आ गया। उसके बाद 1946 के बाद क्या? अपॉइंटमेंट 29 अगस्त 2047 पहला आएगा। और उसके बाद आपका ये आएगा 2, 3। तो इसका डी सही हो जाएगा। तीसरा हो गया, ये सेट नंबर है आपका ए। ठीक है, जिन लोगों को सेट नहीं है तो वो अपना सेट उठा के देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड assertion A and other as reason R. President can recommend to the parliament to change the boundary of any state after seeking views of the concerned legislature of that state on the subject within a specified period, and it is not mandatory for the president to accept the proposal of concerned state legislature. ठीक है, पहला ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी स्टेट की बाउंड्री अगर तय करनी हो तो वो पार्लियामेंट को रिकमेंड कर सकता है। और प्रेसिडेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर की प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। ठीक, इसमें देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन बिकॉज लगा के पढ़ो तो जो आर है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी आंसर। नाउ पांचवा क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से with reference to election of vice president of India which is declared void by the Supreme Court of India. कौन सा कथन सही है? The act done by him as vice president before such declaration are considered valid. ये सही है। The act done by him as vice president on the day of such declaration are not considered valid. ये गलत है, उस दिन भी उसको वैलिड माना जाएगा उसके एक्ट को। तो इसका आपका पांचवे का हो जाएगा ए। ठीक, Who among the following is first women speaker in the लोक सभा? सबको पता होगा, मीरा कुमार। अब देखो शेड्यूल हर बार यूपीपीसीएस में पूछता है, तो पहले शेड्यूल याद होने चाहिए तब तो आप मिला पाओगे। तो शेड्यूल पहले आप याद करो। पहले आएगा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या आएगा? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड बाउंड्रीज।
12 शेड्यूल हैं, 12 आपको याद करने हैं। पहले में स्टेट और यूनियन टेरिटरी आएगा, उसके बाद सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। किसकी सैलरी डिटेल्स होती है इसमें? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर की, डिप्यूटी स्पीकर की, लोकसभा राज्यसभा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये शेड्यूल 2 है। 3 में आपका आ जाएगा ओथ एंड प्रोमिसेस। और 4 में आपका क्या आएगा? अलोकेशन ऑफ सीट, के लिए देखो एक ट्रिक भी है जिसको नहीं याद हो रहा है। 12 है ना, इसकी एक ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी फॉर हो जाएगा शेड्यूल 1 टेरिटरीज एंड स्टेट, ई फॉर हो जाएगा इमोल्यूमेंट आपकी जो सैलरी थी, ए फॉर हो जाएगा अफर्मेशन एंड ओथ, आर फॉर हो जाएगा राज्यसभा की सीट का अलोकेशन, एस जो 5वें में है शेड्यूल्ड एरियाज, और उसके बाद जो ओ है वो अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट हो जाएगा, और ओ से ये है ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से है लैंड रिफॉर्म, डी से है डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट, पी से है पंचायत, एम से है म्यूनिसिपालिटी। ये ट्रिक है, ठीक है। अब अ, पहले में हमारा जो है नेम ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हो गया था, सेकंड में हो गया था आपका कि अलाउंसेस और प्रोविजन की बात, थर्ड में ओथ और प्रोमिसेस रहेंगे, फोर्थ में आपकी अलोकेशन ऑफ सीट रहेगी। अब बचा आपका 5th शेड्यूल जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ का होगा? ट्राइबल एरियाज का। और 6th शेड्यूल बच्चा, 6 में जो है वो कौन कौन से ट्राइबल एरिया की बात करेगा? आसाम, एटीएम स्क्वायर से याद करो, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7th में क्या है? जो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट होते हैं ना यूनियन, कंकरेंट और स्टेट के, वो 7th में होते हैं। 8 में क्या होते हैं? 8 शेड्यूल में 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th में क्या होते हैं? जो जमींदारी सिस्टम से एक्ट्स आए थे, अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से, ये हो गया आपका 9th में। 10th में आपको पता होगा कि अगर डिफेक्शन के अंतर्गत जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और 11वां 12वां तो सबको पता होगा, 11वां पंचायत से रिलेटेड है पावर डिफाइन करने के लिए, और 12वां म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड है। तो अब देखो, 8 शेड्यूल लैंग्वेज सही है, तीसरा फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन सही है, 10 शेड्यूल ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन सही है, अलोकेशन ऑफ सीट कह रहा है 9 शेड्यूल में है, 9th में थोड़ी होता है, 4th में होता है ना। 7वां हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। The Constitution of India initially permitted use of English language for all official purposes for a period of, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने 15 साल के लिए परमिट किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को 15 साल के लिए हम यूज कर सकते हैं इनिशियली। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट होता है पार्लियामेंट का। अ बिल पास्ड बाय द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम एन एक्ट विदाउट द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, पार्लियामेंट में हमारे एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है और प्रेसिडेंट होता है। इवन प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं है लोकसभा या राज्य का, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, क्योंकि कोई भी अगर हम बिल पास करते हैं तो वो एक्ट नहीं बन सकते विदाउट प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना। तो असर्शन ये सही है, इसका रीजन ये सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। With reference to Union Finance Commission, which of the following statement is correct? फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं, और ये अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को देते हैं। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम कुछ बातें पहले जान लेते हैं। ठीक है, पहला देखो, फाइनेंस कमीशन क्या होता है? क्वासी जुडिशियल होता है, पूरी तरीके से जुडिशियल नहीं होता है। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक ये परमानेंट बॉडी नहीं है, क्योंकि ये हर 5 साल पे प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या अगर उन्हें लगे कि पहले हो सकता है तो पहले बना सकते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि अगर हम जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन करना, ठीक है। अब देखो, फाइनेंस कमीशन में एक आपका चेयरमैन होता है और 4
4 अदर मेंबर होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये कब तक रहेंगे? ये कब तक रहते हैं अपने ऑफिस में? जितना प्रेसिडेंट डिफाइंड करेगा। कितने समय तक रह सकते हैं? क्या इनका रीअपॉइंटमेंट है? हाँ। अब देखो, पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 बनाया था, तो उसके अनुसार ये था। पहला तो देखो, इसमें स्टेटमेंट हम देख लें कि उसमें चेयरमैन और 6 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर। क्या ये अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को देता है? नहीं। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। किस एक्ट के कौसी जुडिशियल है? प्रेसिडेंट 5 साल, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, एक चेयरमैन, 4 मेंबर होल्ड ऑफिस करेंगे जितना प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा। किस एक्ट के तहत होते हैं? फाइनेंस एक्ट 1951 के तहत। और इसमें जो 4 अदर मेंबर होते हैं, चेयरमैन जो है वो पब्लिक अफेयर में होना चाहिए, और जो आपके 4 अदर मेंबर हैं उसमें से या तो वो जज हो हाई कोर्ट का, और जिसके पास फाइनेंस और अकाउंट्स की नॉलेज हो, फाइनेंशियल मैटर में एक्सपीरियंस रखता हो, स्पेशल नॉलेज हो इकोनॉमिक्स का। ठीक है। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि जो हम नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस हैं वो कैसे बांटे जाएं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करता है। और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से स्टेट को जो पैसे दिए जाते हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल उसको गवर्न करता है। और कोई भी मैटर अगर इसे प्रेसिडेंट देता है, तो फाइनेंस कमीशन जो है अपना रिपोर्ट लिखा है नीति आयोग को नहीं, फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को रखेगी पार्लियामेंट के सामने, ये समझाते हुए कि क्यों, किस एक्शन, कौन सी रिकमेंडेशन थी, किस पे एक्शन लिया गया है और किस पे एक्शन नहीं लिया गया है। तो फाइनेंस कमीशन से अब क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक गलत नहीं होगा। Consider the following statement concerning the power of Supreme Court to issue certain writs to stop violation of fundamental right. पहला है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है टू इशू द रिट्स लाइक हबीस कर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, कार्टियोरारी विच इज अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सेकंड ये है कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ के द्वारा एम्पावर कर सकती है एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन द पावर गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो पहला इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से रिट्स इशू कर सकता है, ये सबको पता होगा। सेकंड में कई लोगों को डाउट हुआ होगा, जो लोग आर्टिकल नहीं पढ़ते, तो आर्टिकल 30B का क्लॉज 3 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट एक लेजिस्लेशन पास कर सकता है, और उसमें कोई भी जो अदर कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये भी सही है, इसका मतलब दोनों सही हो जाएंगे। विथ रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ये है पहला स्टेटमेंट क्या है कि पर्सन, कोई भी अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और अटॉर्नी जनरल को कैन बी रिमूव्ड थ्रू द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले हमें अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहला देखो, आर्टिकल 6, अंडर आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइंड किया है कि एक ऑफिस होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। दूसरा ये है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। और ये क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ये है कि प्राइमरी लॉयर, जो यही प्राइमरी लॉयर होता है जो यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। अब तो प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करेंगे? अटॉर्नी जनरल, जो भी पर्सन जिसके पास क्वालिफिकेशन हो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सके। ठीक। अब अटॉर्नी जनरल का काम क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर में वो एडवाइस देगा, और जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है अटॉर्नी जनरल, तो उसके पास होता है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये ऑफिस होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और रिम्यूनरेशन भी इनको जो मिलता है भत्ता, वो भी प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं। तो ये कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव्ड एज द सेम प्रोसेस एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर ये
ऑफिस जो है प्रेसिडेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, है ना? विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला है, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के मेंबर नहीं हो सकते। दूसरा ये है कि इसमें एटलीस्ट किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 मेंबर होने चाहिए। तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। With reference to representation of उत्तर प्रदेश in parliament, which of the following statement is correct? पहला है कि उत्तर प्रदेश की 31 सीट है जो अलॉटेड है राज्यसभा को, और लोकसभा के 80 मेंबर जो हैं वो इलेक्टेड होते हैं यूपी से। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। With reference to post in the secretariat of the parliament, which of the following statement is correct? पहला है कि सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट के लिए कॉमन पोस्ट क्रिएट की जा सकती है, ये सही है। और पार्लियामेंट के पास राइट होता है कि जो भी सर्विस कंडीशन है वो रेगुलेट कर सके सेक्रेटेरिएट स्टाफ की, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा? अब देखो, ग्राम सभा के बारे में कौन सी बात नहीं सही है? पहला ये है कि इसकी जो पावर और फंक्शन है एट विलेज लेवल, it has the powers and function at the village level like state legislature at the state level। ये कह रहा है कि जैसे स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, वैसे विलेज लेवल पे ग्राम सभा के पास पावर है, ये सही है। ये एक विलेज असेंबली होती है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन द एरिया ऑफ पंचायत, ये भी सही है। ये कह रहा है कि इसकी पावर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे नहीं भाई, इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिटरमाइन होती। अगर आप आर्टिकल 243 जी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइंड होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ऑल द इलेक्शन टू पंचायत आर कंडक्टेड बाई, पंचायत के द्वारा सारे इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक। विथ रेफरेंस टू रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी ऑन पंचायती राज, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? पहला ये है कि 3 टीयर सिस्टम अशोक मेहता ने कहा था पंचायती राज का होना चाहिए, और अशोक मेहता ने कहा था कि जो 3 टीयर सिस्टम आप पंचायती राज का लाए हैं उसे रिप्लेस किया जाए 2 टीयर सिस्टम में। और एंड सेकेंड था कि ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। तो इसमें जो है ब्लॉक फर्स्ट पॉइंट नहीं रहना चाहिए, ये गलत है। तो अशोक मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन देखो, हम पहले देख लेते हैं। पहला तो इन्होंने ये कहा था, कुछ और आपको रिकमेंडेशन पता होने चाहिए। पहला तो इन्होंने ये कहा था कि जो पंचायती राज सिस्टम है ना, उसका जो 3 टीयर सिस्टम आप लेके आए हैं उसको 2 टीयर सिस्टम में चेंज करिए। और उस 2 टीयर सिस्टम में एक रहेगा आपका जिला परिषद, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा, और एक रहेगा मंडल पंचायत। और दूसरा इन्होंने कहा था कि जो भी डिसेंट्रलाइजेशन का पॉइंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट होगा फर्स्ट पॉइंट। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी जिला परिषद रहेगी, और यही रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग के लिए। और चौथा इन्होंने कहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ऑफिशियल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने कहा था कि कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन होना चाहिए टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेस, किसका रिकमेंडेशन है ये? मेहता। ठीक है, अशोक मेहता, नॉट बलवंत मेहता। और रेगुलर सोशल ऑडिट की बात इन्होंने कही थी। और इन्होंने एक और कमेंट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को सुपरसीड न करे, न्याय पंचायत और डेवलपमेंट पंचायत को अलग रखा जाए, और किसी भी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है स्टेट का वो कंसल्ट करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का इलेक्शन कंडक्ट करवाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इनका ये था कि सीट जो एससी और एसटी की है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रिजर्व की जाए, और 1/3 सीट जो है वो वीमेन के लिए हो। और एक मिनिस्टर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से होगा उसे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अपॉइंट किया जाए। तो देखो,
ब्लॉक क्या शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, नहीं 3 टीयर को 2 टीयर, तो पहला सही है। रेजिग्नेशन लेटर बाय अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस टू, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जज किसे रेजिग्नेशन देता है, प्रेसिडेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टार्चर, ये आपको पता होगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियो पार्टी, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये आर्टिकल 20 में आते हैं। और आर्टिकल 20 को क्या कहते हैं, यही आर्टिकल 20 जो है प्रोटेक्शन, ये मिलाने के लिए आता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, दोनों का कौन सा है, तो इसमें जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों के हैं, ठीक। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पता होगा डीपीएसपी का पार्ट है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री जिन्होंने डीपीएसपी पढ़ा होगा 43A का है। और गार्जियन प्रोवाइड करे अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि पेरेंट और गार्जियन जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे फॉर हिज एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, और इसे ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। विथ रेफरेंस टू ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर्टिकल 109 प्रोवाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो आर्टिकल 108 प्रोवाइड करता है, ठीक। स्पीकर प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट 2, पहला गलत है, 22 का बी हो गया। अब 23 में, विथ रेफरेंस टू इन्वेडर इन द एंशिएंट इंडिया, इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें डालना है, तो पहले ग्रीक्स आए थे, फिर साकाज, फिर कुशानास, 23 का ए। मिलिंद पान्हो जो है वो राजा मिलिंद और एक बुद्धिस्ट संत के बीच में है, उस बुद्धिस्ट संत का क्या नाम था, तो ये नागसेन, नागभट्ट नहीं, नागसेन, ठीक है। 24वें का सी। चरक संहिता को कितने चैप्टर्स और सेक्शन में बांटा गया है, रट्टाफिकेशन क्वेश्चन, 120 चैप्टर और 8 सेक्शन में। भाग भाग दो कौन सा अधिकारी था, तो जिन्होंने वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा उनको पता होगा, रेवेन्यू कलेक्टर को कहते थे भागदुग। आर्कियोलॉजिकल साइट को हमें अब मैच करवाना है, ठीक है। तो नेवासा आपको पता होगा, नेवासा महाराष्ट्र में है आर्कियोलॉजिकल साइट, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और इशामपुर है आपका कर्नाटका में। दिदवाना लेक यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, मल्टीपल स्टेट में, राजस्थान में है। और एक गुडियम बचा तमिलनाडु में, मिला लो। निवासा आपका महाराष्ट्र में है, ए का हो गया 3, इसमपुर हो गया कर्नाटका में, बी का हो गया 4, दिदवाना हो गया राजस्थान में। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हड़प्पा कल्चर इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमें सारी बाउंड्री पता होनी चाहिए। ईस्टर्न बाउंड्री आलमगीरपुर थी, तो याद कर लो आप, ठीक है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदन और साउथ, तो ईस्टर्न वाली जो बाउंड्री थी वो आलमगीरपुर, हिंडन नदी के पास, यूपी। नदन में आएगा आपका रोपर, जो कहाँ पे है, पंजाब, सतलज नदी अर्लियर, और अब कहाँ है वो, मांडा, चेनाब नदी, जम्मू एंड कश्मीर। अर्लियर जो सदर्न साइड थी वो भागात्राव थी, किम गुजरात। आलमगीरपुर आपकी हो गई ईस्टर्न वाली यूपी, रोपर हो गई पंजाब वाली आपकी नदन, भागात्राव किम गुजरात अर्लियर थी, लेकिन अब इस समय दैमाबाद है साउथ में, महाराष्ट्र। वेस्टर्न आएगा तो आप क्या लगाओगे, सुतका गिंडोर, ठीक है। नाउ विथ रेफरेंस टू पुराणांश, इसके बारे में क्या पुराण के बारे में बातें सही हैं। पहला स्टेटमेंट ये है कि इंफॉर्मेशन मौर्यन डेंसिटी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो विष्णु पुराण में दिया गया है। वायु पुराण थ्रोज लाइट ऑन द गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम, देखो पीसीएस ने इसमें दोनों सही माना है, बट वायु पुराण का कहीं कहीं गुप्ता गवर्नेंस सिस्टम मिला हुआ है, बट आई कुड नॉट फाइंड अबाउट मौर्यन डेंसिटी डायनास्टी इन विष्णु पुराण, लेकिन इसका दोनों सही है। स्कूल ऑफ थॉट कौन कौन से मैच हैं, पहले तो आप स्कूल ऑफ थॉट याद कर लो कौन कौन किसके होते हैं।
तो जो सांख्य फिलॉसफी है, एक-एक हम देखते चले। सांख्य फिलॉसफी जो है वो कपिल की है। ठीक है? हमारे यहाँ एक लड़का काम करता था घर पे, उसका नाम था कपिल था और हम लोग उसको सोखू-सोखू बोलते थे। तो अब आपको नहीं भूलेगा। सांख्य फिलॉसफी जो है वो ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्सिकल है और ये कहता है कि जो हर एक चीज़ जो रियलिटी में है, वो कहाँ से स्टेम हुई है, एस्टेब्लिश हुई है पुरुषा, सेल्फ, सोल या माइंड एंड प्रकृति, मतलब मैटर। सांख्य है कपिल की और योगा जो है आपको पता होगा, पतंजलि इज फेमस फॉर योग। न्याय गौतम, गौतम मुनि न्याय के लिए जाने जाते हैं। महर्षि कणाद की है वैशेषिका। एग्जाम में ये आ जाए कि वैशेषिका किसकी है, तो महर्षि कणाद की है। जैमिनी की क्या है, पूर्वी मीमांसा। अगर सब बताने लगेंगे ना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, आप याद करते चलो। और वेदांता जो है वो, वेदांता में अद्वैत है, विशिष्ट अद्वैत है, द्वैत है। तो अद्वैत आपको पता होगा, आदि शंकराचार्य का क्या है, अद्वैत है। विशिष्ट राम जी विशेष थे, विशिष्ट अद्वैत रामानुज का है। द्वैत माधव दो थे, तो द्वैत माधवचार्य का है। और शुद्ध अद्वैत बल्लभवाद का है। तो विश देखो वैशेषिका किसका है, कणाद का, तो ये गलत हुआ है ना। मीमांसा अभी हमने देखा कि मीमांसा किसका है, जैमिनी का है पूर्वी मीमांसा, ये भी गलत हुआ। न्याय गौतम का है, ये सही है। और उत्तर मीमांसा कपिल का है, ये गलत है। ये एक बार करेक्ट कर लेना। वैशेषिका किसका है आपका, वैशेषिका जो है वो आपका कणाद का है, सही है। न्याय आपका गौतम का हो गया और पूर्व मीमांसा जो है आपका वो है जैमिनी का। पूर्व मीमांसा पूछा है नहीं, पूर्व मीमांसा आपका जैमिनी का है। और उत्तर मीमांसा वेदांता को ही कहते हैं और ये सेक जैमिनी का है। वेदांता को उत्तर मीमांसा कहते हैं, वो सेक जैमिनी का है। और पूर्व भी जो है सेक जैमिनी का है। कैप्टन हॉकिंस के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि वो इंडिया में 1611 में आया था दूत के रूप में और वो तुर्किश लैंग्वेज में बहुत प्रोफिशिएंट था। तो जिसको पता होगा तुर्किश में प्रोफिशिएंट होगा, या जेम्स वन के समय आया था, दोनों गलत है। खरीदादार कौन होते थे, तो खरीदादार जो है वो फरमानों को भेजने वाले अधिकारी होते थे। 32वें का ए सही है। 33वां बुक है और उसके में किस चीज का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है ये हमें देखना है। तो 33 देखते हैं। 33 का देखो, मीरात ए सिकंदरी, ये है गुजरात की विक्ट्री के बारे में, ए का 4 सही है। बुरहन ए माशिर, ये है आपका ये बहमनी अहमदनगर के बारे में। तो इसमें ए का 4 बी का 2 मिला लो, ए का 4 बी का 2। लेकिन देखो इनसा मतलब जिसको ये पता होगा ना कि करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है, ये महमूद गवन का लेटर। और डी का 3, ए का 4 बी का 2 डी का 3, 33वें का ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पहला है इल्तुतमिश, 1 सेकेंड। पहला है आपका इल्तुतमिश फादर ऑफ रजिया, शाह तुर्कान वाइफ ऑफ इल्तुतमिश, हमीदा बानो बेगम वाइफ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर। तो इसमें सी नहीं सही है।
प्लेस ऑफ द तो बेगम हजरत महल तो लखनऊ से थी। मंगल पांडे आपका बंगाल को वो कर रहे थे। और नाना साहब आपके कहाँ से थे? कानपुर से थे। कुंवर सिंह आपके कहाँ थे? बिहार से थे। खान बहादुर आपके बरेली से थे। और अगर फैजाबाद से आ जाए तो मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो अगर आपको डेट पता है तब ये पता होना चाहिए। सो देखते हैं। पहला है होम रूल मोमेंट, मोपला रिवोल्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत। खिलाफत मोमेंट जो मोपला रिविलियन था वो 1921 में हुआ था। मोपला रिविलियन कुछ नहीं था, खिलाफत मोमेंट का एक्सटेंशन था मोपला रिवोल्ट। ठीक है। और खिलाफत मोमेंट कब था? 1919। मोपला कब है? 1921। बचा आपका होम रूल। होम रूल आपको पता होगा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में बेलगाम में शुरू किया था और एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरू किया था। और नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग मैसेकर, एवरीबॉडी नो, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। तो मोपला इसमें हो जाएगा 1921। सबसे लास्ट में कौन है? Who among the following women freedom fighter was not associated with Quit India movement? कौन सी associated नहीं थी? शांति घोष। ठीक है, शांति घोष। बताओ शांति घोष क्यों इंपॉर्टेंट है, कमेंट में। Which of the following tributary and river is not correctly match? मंजीरा, गोदावरी, मालप्रभा, कृष्णा, हेमवती, कावेरी। प्राणहिता महानदी गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्राणहिता है वो गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है ना। लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी जो है गोदावरी की वो प्राणहिता है। उसके बाद है मंजीरा, उसके बाद है इंद्रावती, प्रवरा, मानेर, सबारी। ये सब जो हैं, बाण गंगा, ये सब गोदावरी की ट्राइब्यूटरी हैं। इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछा जाता है। लिख दे रहे हैं। एक प्रवर है, मंजीरा भी पूछा जा चुका है कई बार। पेन गंगा, जितनी गंगाएं हैं, पेन गंगा, वर्धा, वान गंगा। ये पेन गंगा, वान गंगा गोदावरी की है, गंगा की नहीं है। ठीक है। इंद्रावती, मानेर एंड सबरी। Which one of the following place is confluence of the river अलकनंदा and भागीरथी? तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे, किस स्थान पर मिलती हैं आपका? ये मिलती हैं देवप्रयाग में। लेटेराइट सॉइल के बारे में क्या सही है? सॉइल इज डेवलप्ड इन द एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। पहले तो हम लेटेराइट ऑक्साइड के बारे में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सो हम निष्कर्ष में पहुंचेंगे। ठीक है। तो चलो, लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल का मतलब होता है कि ये मिट्टी, इसका मतलब होता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? जहाँ पे ज्यादा बारिश ज्यादा होती है, जहाँ पे और अल्टरनेट सूखा और गीला पीरियड आता रहता है, नियरली अबाउट कोस्ट के आसपास। और जब क्लाइमेटिक कंडीशन आता है, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में तो सॉइल की क्या होती है? लीचिंग होने लगती है। तो ऊपरी परत धीरे धीरे झरने लगेगी, जिसमें जो फर्टाइल पोर्शन है सॉइल का वो क्या हो जाएगा? लीच्ड अवे हो जाएगा, वॉश्ड हो जाएगा। और ये बनते कैसे हैं? रॉक के डिकम्पोजिशन से। और चूंकि रॉक के डिकम्पोजिशन से बन रहे हैं, इसमें कंटेन होगा आपका आयरन ऑक्साइड, और जो इनको रेड या पिंक कलर देता है। तो चूंकि लेटेराइट को ये रेड या पिंक कलर दे रहे हैं बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो क्या पुअर होगा? नहीं। तो पहला सही है, हाई रेनफॉल और इसमें
इसमें किस किस चीज की कमी होती है? देखो, पुअर होता है आपका ये नाइट्रोजन में और लाइम कंटेंट में, और ये एसिडिक सॉइल होता है। नियरली ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में, इंडिया के ईस्टर्न, ये इधर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और लेटेराइट सॉइल में कौन सी फसल उगती है आपकी? कैश्यू, काजू, टी, शुगर केन, कॉफी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलो, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो वह ओजोन लेयर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है, ये किस परत में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। मैंने एक वीडियो करवाया था, उसमें बोला था कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्या होती है? गुड होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। यमुना का ओरिजिन पता होगा आपको। यमुना का ओरिजिन क्या होता है? यमुनोत्री। कृष्णा का महाबलेश्वर, बी का क्या आ जाएगा आपका? 3। गोदावरी नासिक, सी का हो जाएगा 2। और महानदी सिहावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। 53, 54। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। तमिलनाडु कोस्ट रिमेन द ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून कोस्ट। तमिलनाडु कोस्ट सिचुएटेड है पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच के, और ये रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी में लाई करता है, और इसलिए क्या होता है? ये ड्राई होता है। तो इसमें आपका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला ये है कि तमिलनाडु साउथ वेस्ट मानसून सीजन में ड्राई क्यों रहता है। इसका रीजन यही है कि तमिलनाडु का जो तट है वो बंगाल की खाड़ी, जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, उसके समानांतर स्थित है। और बस हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? राम गंगा ज्वाइन करती है गंगा को कन्नौज में, रिवर बेतवा ज्वाइन करती है यमुना को प्रयागराज में। ए, रिवर बेतवा जो है वो यमुना को प्रयागराज में नहीं ज्वाइन करती है, परहैप्स ये हमीरपुर में ज्वाइन करती है ना। यूपी का डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर, वहां ज्वाइन करती है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप सबको पता होगा कि चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? पासेज एंड कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पासेस। तो नीति हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। मान, नीति, ला, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। दीपू, लख, अखिल है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। शिव शिवाना समुद्र और कलपक्कम किसके लिए महत्वपूर्ण है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो शिवानम समुद्रम जो है वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए है, और कलपक्कम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए है। ये है आपका हाइडल के लिए, जल शक्ति के लिए, और ये है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। खोजो न्यूक्लियर हाइडर हाइडर। 58 के ए पे आ गए हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश। फॉरेस्ट कंस्टिट्यूट करता है 12.8% टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द प्रदेश, और जौनपुर, गाजीपुर एंड बलिया हैव नो फॉरेस्ट लैंड। देखो, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जिनको वेरिफिकेशन करना है वो यूपी की ज्योग्राफी वाली वेबसाइट में जाएं, और जिसको भी ऑब्जेक्शन चाहिए वो यूपी पीसीएस को भेजे, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो मैं आंसर के ले रही हूँ वो ऑफिशियल ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड पोर्ट कंट्री इज नॉट करेक्टली मैच? रोटरडम नीदरलैंड, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। इगारका चाइना में नहीं है, ठीक है। इगारका जो है वो रशिया में है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो पहला ये कह रहा है कि वेनेजुएला करंट जो है वो कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशियन का। सन, अर्थ और मून एक ही स्ट्रेट लाइन में हो तो इस सिचुएशन को हम स्मॉल टाइड कहते हैं। ओशियन सैलिनिटी मैक्सिमम होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न में। टाइड कम्स ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 आवर 30 मिनट। देखो, इसमें ना केवल 61 का सी सही है। देखते हैं क्यों। पहला तो देखो, कह रहा है कि वेनेजुएला जो है वो कोल्ड करंट है पैसिफिक ओशियन का, तो ये कोल्ड तो है, लेकिन वेनेजुएला किधर बहती है? अटलांटिक का है ना। पहला तो इसमें देखो, ये क्यों गलत है? क्योंकि वेनेजुएला करंट जो है वो साउथ अटलांटिक का पार्ट है, साउथ अफ्रीका के आसपास बहती रहती है। और सन, अर्थ और मून जो है जब वो स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं?
स्मॉल टाइड नहीं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं हाई टाइड, स्प्रिंग टाइड कहते हैं इसे, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो है आपका हाई टाइड्स हायर देन नॉर्मल रहता है और लो टाइड्स लोअर देन नॉर्मल रहता है। टाइड्स कम ऑन द अर्थ एवरी डे आफ्टर एग्जैक्टली 12 hours 30 minutes, नो, टाइड जो है 2 बार आती है, ट्वाइस अ डे। द रिवर सिचुएटेड अलोंग द बॉर्डर बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको, कौन सी रिवर है जो यूएसए और मैक्सिको को अलग करती है? रियो ग्रांडे। कंसीडर द फॉलोइंग डिजर्ट एंड अरेंज देम इन, क्या करना है अब इन्हें हमें जो है अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। तो शुरू करते हैं। पहले देखो ग्रेट सैंडी है, उसके बाद गोभी आएगा, गोभी, उसके बाद अरेबियन आएगा और उसके बाद सहारा आएगा। तो इसका सी हो जाएगा, फर्स्ट, फिर गोभी 4, फिर अरेबियन, फिर सहारा। कोकोनट और शुगर केन को डेवलप करने के लिए फिलीपींस में कहाँ पे क्रेडिट जाता है? एक बार आप इसको और देख लो, ग्रेट सैंडी सबसे पहले आएगा, फिर गोभी आएगा, फिर अरेबियन आएगा, फिर सहारा आएगा। तो नेक्स्ट है कि टू होम डज द क्रेडिट गोज फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट एंड शुगर केन एग्रीकल्चर इन फिलीपीन? वेरी नॉट इजी, स्पेनिश और अमेरिका। ये एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी जिसने पढ़ा होगा उसका सही हुआ होगा। 65। अब हमें देखना है कि किलिमंजारो हमें पता होगा तंजानिया में है, कुछ अजीब अजीब से माउंटेन पूछ लिए थे यूपीपीसीएस ने। और टॉबकल जो है ये आपका मोरक्को में है, स्टैनली जो है युगांडा में है और होगर जो है वो अल्जीरिया में है। इसका बी सही हो जाएगा। किलिमंजारो हो गया तंजानिया में, टॉपकल मोरक्को में, स्टैनली युगांडा में और होगर हो गया अल्जीरिया में। इसमें से कौन सी लेक और कंट्री सही नहीं मैच है? बैकाल रशिया, ओनेगा कनाडा, मिशिगन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, माराकैबो वेनेजुएला। बैकाल रशिया ये गलत है, अरे बैकाल रशिया ये सही है, इसमें कह रहे कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ओनेगा आपको पता होगा, ओनेगा लेक, लेक ओनगा इसे कहते हैं, ओनगा भी कहते हैं इसे, रशिया में है ये। तो 67 का ये हो गया। एल नीनो के बारे में कौन सी बात सही है? देखो इसका सोर्स है क्लास 11th वाली जो फिजिकल, इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो इंडिया के बारे में जो है सॉइल्स वगैरह वाले। एल नीनो इन्वॉल्व अपीयरेंस ऑफ द वार्म करंट ऑफ कोस्ट ऑफ पेरू इन द ईस्टर्न पैसिफिक, और दिस वार्म करंट increase the temperature of water on the Peruvian coast by 10 डिग्री, thereby increasing the amount of plankton, नहीं डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ प्लांकटन को। तो ये गलत हो जाएगा और पहला सही 67 का ए। What caused the wind to deflect toward left in the southern hemisphere? कोरियालिस फोर्स जो है वो विंड को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर यूक्रेन का डोनेस्ट है। माउंट न्यूमान किस चीज के लिए फेमस है? आयरन के लिए फेमस है। कितने रेलवे स्टेशन को आइडेंटिफाई किया गया था मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन फरवरी 2023? 149, ये न्यूज में था। सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज को कहाँ पे, देखो ये करंट है, काटते चलो, बस इसमें जो है करंट के हम क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी करंट नया आएगा, लेकिन उससे हमें ये पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट कैसे है। जैसे सुदर्शन प्रहार एक्सरसाइज पूछा 2022 में हुआ था, तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक्सरसाइज हो रही है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स पूछा, ये इंपॉर्टेंट है। निसार सैटेलाइट जो है वो इसरो और नासा की थी, तो कोई साइंस एंड टेक में करंट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट 23 से 24 का पूछा था, अब हम 24 से 25 का पढ़ के जाएंगे। कहाँ से? पीवाईबी की वेबसाइट का हमारे टेलीग्राम चैनल द कॉन्सेप्चुअल आईएएस पे अपलोड है, वहां से हम पढ़ के जाएंगे यूनियन बजट, ठीक है। तो कितने स्किल इंडिया सेंटर आया था इस समय, अलग की बजट की स्कीम क्या है? अभी कल बीपीएससी का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा है। करंट हम काटते चले। फेमस नॉवेल एक थी द ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड,
साहित्य अकेडमी अवार्ड उसमें पूछा था, अनुराधा राय हैं। इस बार जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2023 आप प्रिपेयर करके जाएंगे। विथ रेफरेंस टू मिनरल सोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लिथियम इन्फर्ट रिसोर्सेस रईसी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था, ये करंट का है। लेकिन अगर आ जाए कि लिथियम रईसी डिस्ट्रिक्ट में है तो स्टैट्स हो गया। और इंडिया जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ये भी सही है, तो 77 का सी हो जाएगा। फरवरी 2023 में करंट है, ठीक है। इंडिया का बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कर्नाटका में स्टैब्लिश हुआ था, काट दो। गोल्डन ग्लोब अवार्ड नातू नातू किसने कंपोज किया था? कीरावानी ने कंपोज किया था, काट दो, करंट है। इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया जा रहा है? हरियाणा में। इंडिया के G20 लोगो, ये भी काट दो, करंट हो गया। बस इसमें आंसर जिसको अपना मिलाना है पिछले साल का सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आंसर जिसको मिलाना है ऊपर भी देख लो। करंट तो हम काटते चल रहे हैं ना। इसमें बी है सुदर्शन प्रहार वाला, और इसमें है ए, ठीक है। और कितने स्किल इंडिया सेंटर थे? शायद 30 के आसपास थे। कौन सी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी? ये करंट का क्वेश्चन है। आईएनएस वागिर, काटते चलो। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने पास किया था कि स्मोकिंग को वो नेक्स्ट जनरेशन तक बैन करेगा 2025 तक, इसको भी काट दो। कौन सी एयरप्लाइन कौन सी एयरलाइन क्रैश हुई थी जनवरी 2023 में? करंट का क्वेश्चन है, येती एयरलाइन, काटो। कौन द स्पेयर बुक किसकी लिखी हुई है? प्रिंस हैरी की। पोप बेनेडिक्ट के हिसाब से कौन सी बात सही है? कि पहला तो वो जर्मनी के नेटिव थे और वो फर्स्ट पोप हैं, रिजाइन इन 600 ईयर, इसमें दोनों बात सही है। एससीओ फिल्म फेस्टिवल करंट का क्वेश्चन है, जिसको मिलाना है, इसमें दोनों सही है। प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के 2023 में कौन बने थे? क्रिस हिप्किन, इसको भी काटो। इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है ना, अब की हम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पढ़ के जाएंगे। उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी को नहीं इंक्लूड किया गया था G20 की मीटिंग में? तो कानपुर को नहीं इंक्लूड किया गया था, ये भी करंट है, काटो। जहां आपको फोकस नहीं करना है। 12 चीता अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंडिया इन 2023, और चीता पॉपुलेशन कंसीडर टू बी प्रायोरिटी इन इंडिया, तो इसमें दोनों सही है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है। डीकन यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में खोली गई थी। इसमें देखो महाराष्ट्र नहीं, पहला कह रहा है कि ये महाराष्ट्र में खोली गई थी और पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी है जो इंडिपेंडेंट कैंपस। तो डीकन यूनिवर्सिटी आपकी अहमदाबाद में खोली गई थी, तो ये गलत हो जाएगा और ये पहला सही है, ठीक है। 90 का 1 ये करंट है। कौन सा इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन को इलेक्ट किया गया है मेयर ऑफ लंदन बारो ऑफ साउथवर्क फॉर द सेकंड टाइम? इसका मतलब यह है कि अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। सुनील चोपड़ा, काटो। बिकॉज ये करंट का क्वेश्चन, अब आपको इसको नहीं फोकस में, करंट जो अब आप 1 साल का पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 2022 को कौन सी फॉलोइंग कंट्री ने एक्सटेंड किया था मिलिट्री एक्सरसाइज फॉर 1 ईयर टू दोज मेल्स हु वर बर्न आफ्टर 1 जनवरी 2005? तो ताइवान ने। 2023 में हमारा मई में पेपर था, ये 25 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि 6 से 7 महीने का प्रिपेयर होना चाहिए। ये भी करंट का है कि किस कंट्री ने डिक्लेयर किया था कि वो ब्रिटिश मोनार्की को अपनी सेंट्रल बैंक करेंसी से हटा देगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड चार्जेस फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जहावी? इसका देखो टैक्स स्कैंडल का मामला था। कौन सी नोबल गैस कौन सी नहीं है? केमिस्ट्री में मैंने बताया है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन ये हैं। एक्टिनियम आपका जो है ये नहीं है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बाई बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैन ऑफ पेनक्रियास? तो हमारा जो है इंसुलिन सिक्रेट होता है। कौन सी वैक्सीन प्रोटेस्ट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द डिप्थीरिया टॉक्साइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन? मॉडर्ना वैक्सीन। करंट का क्वेश्चन है ये, साइंस एंड टेक करंट वाला आई दृष्टि से आप प्रिपेयर करके जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो सबसे जो है उनका डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट हो रहा है। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम और फोलम, जाइलम जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के लिए, और फोलम फसेफोड, फोलम फूड के लिए होता है, जाइलम वाटर के लिए होता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कौन से होते हैं? रिन्यूएबल को हम रिन्यूएबल ही एनर्जी जो सोर्स होती है जिसे हम रिन्यू कर सके, जैसे सन की एनर्जी हो गई, तो इसे ही हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है?
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो किसी भी एक्वाटिक इकोसिस्टम में कितना प्रदूषण है उसकी पहचान करने के लिए होता है। एक्वाटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, उस प्लांट का नाम है अजोला। लाफिंग गैस हम किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, कई बार पूछा गया है। सी वीड्स जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं आयोडीन के। हमारा इंसेक्टिवरस प्लांट कौन सा है? कीट भक्षी पौधा, जो कीट को खा लेता है, कीट उसके सामने आता है ऐसे मुंह खोल के, नेपनथीस। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है? ओनली 4। इंडिया की रैंक ग्रीन हाउस, तो देखो इंडिया का जो है रैंक भी इंपॉर्टेंट है। 10वां था, कोई भी ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर एंड रिलीज वाटर, तो वो होती है वाटरशेड। वाटर एक्ट कब फॉर्म हुआ था आपका? वाटर एक्ट 1974 में हुआ था। लोटिक सिस्टम कौन सा होता है? तो एक होता है लिंटिक, एक होता है लोटिक। लिंटिक मतलब स्थिर, लोटिक मतलब कि चलता हुआ, नॉट स्टैटिक। और इसमें होता है रिवर्स, ठीक है। और ये स्वैम्स, पॉन्ड्स और मार्सी एरिया ये लिंटिक के हैं। पहला नेशनल सेंटर फॉर माराइन बायोडाइवर्सिटी घटना चक्र में दिया हुआ है एनवायरमेंट में। इसे भावनगर गुजरात में खोला गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल सिल्क कौन है? नाइट्रोजन है। डिजर्ट, जो एनिमल्स डिजर्ट में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मरुद्भिद, ठीक है। और अब है आपका मिलान करना है, तो पेप्टिक अल्सर होता है आपका, देखो पेप्टिक अल्सर होता है आपका बैक्टीरिया से, डेंगू होता है वायरस से, एलिफेंट फूट होता है आपका वर्म से, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। 116। ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाई, ट्रॉफिक लेवल जो है वो आपके फॉर्म होते हैं ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि जब हम हर्बीवरस, कार्निवरस और ऑमनीवरस को एक पिरामिड में रखते हैं तो वो ट्रॉफिक लेवल फॉर्म होता है। इन द नेशनल पार्क जानिकर